हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास है बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर कहीं आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की जो क्रांति था उसका प्रमुख कारण क्या था? क्या उसका प्रमुख कारण ऑप्शन क में दिया हुआ प्रजातंत्र शासन था या निरंकुश शासन था या गिरफ्तारी शासन था? देखिए दोस्तों, इसमें था क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, निरंकुश शासन था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है कौन सा शासन की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था बुर्बो वंश का। किसका? ऑप्शन ग इसका हो जाएगा सही। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, और वो क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता जो था ये किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपका क्या 1789 में किया गया था, या फिर क्या 1789 में किया गया था, या 1791 में, या 1801 में? तो ये किया गया था 1804 में। ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी इटली और जर्मनी जो है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिम एशिया। तो इसका आंसर गो सही हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन क में दिया हुआ है 1815, और ऑप्शन ख में दिया गया है 1818, और ऑप्शन ग में दिया गया है 1820, ऑप्शन घ में दिया हुआ है 1848। तो देखिए दोस्तों ये हुआ था 1815 में। ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की जो क्रांति थी उसके फलस्वरूप जो हुआ था किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन क में है आपका संघीय शासन, ख में है संवैधानिक शासन, और ग में निरंकुश शासन, और घ में आपका गणराज। तो कौन सा शासन स्थापित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन ग इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, ऑप्शन ख। तो आगे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यंग यूरोप, यह 7वां क्वेश्चन यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा पेन टूल ले लेते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो कौन था? क्या मेजनी था, गैरिबाल्डी था, विक्टर एनुमेल था, या फिर मुसोलिनी था? तो कौन था? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, कौन था? तो इसमें था मेजनी। कौन है इसका यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है क्या कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1810 में, 1815 में, 1830 में, या 1848 में? तो ये किया गया था दोस्तों 1810 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि गैरिबाल्डी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। क्या वो पेशे से सिपाही था, या फिर किसान था, या फिर नाविक था, या जमींदार था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका कि काउंट काबूर को
विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आप लोग अगर हिस्ट्री का बुक ऑनलाइन बढ़िया से रीडिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि काउंट काबूर ने विक्टर एनुमेल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का संबंध नहीं था, या फिर मेजनी का संबंध नहीं था, या गेरिबाल्टी का संबंध नहीं था, या फिर काबूल का संबंध नहीं था। तो इसमें जो इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें सबका संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था। किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का। ऑप्शन क सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पे कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन नहीं था? तो यानी कि कौन सा ऐसा देश था जो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, यानी कि कौन इसके विरुद्ध में था? तो क्या इंग्लैंड था, या रूस था, या ऑस्ट्रेलिया था, या प्रसा था? बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। 13 नंबर क्वेश्चन में बिस्मार्क क्या था? क्या बिस्मार्क एक कवि था, या नाटककार था, या संगीतकार था, या कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क जो था वो क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे है क्या, थोड़ा सा इसको ज़्यादा जूम हो गया है। चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो क्या हेगेल कौन था? 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, हेगेल कौन था? जर्मनी चांसलर था, या फिर राजनीतिज्ञ था, या दार्शनिक था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हेगेल जो था दोस्तों वो ऑप्शन ग सही हो जाएगा। वो क्या था? दार्शनिक था। हेगेल क्या था? वो दार्शनिक था। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, तो वो कहाँ हुआ था? क्या सेडान में युद्ध हुआ था, सेडवा में हुआ था? युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था, सेडवा में हुआ था, या फिर साइराइन में हुआ था, या फिर फ्रैंकफर्ट में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। सेडान में। कहाँ हुआ था? एक सेकंड रुक जाइए, ये कहाँ हुआ था? तो ये सेडान में हुआ था। ऑप्शन क क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका कि 16 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो क्या लुईस 18वां किया था, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट किया था, या फिर नेपोलियन तृतीय किया था, या बिस्मार्क किया था? कौन किया था दोस्तों? तो ये हमारा किया था जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो कौन था? तो वो आपका था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ख इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में है रक्त एवं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या मेजनी ने किया था, हिटलर ने किया था, या फिर बिस्मार्क ने किया था, या फिर विलियम ने किया था? देखिए टिक लगा रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम जो आंसर होगा अब हम उसको घेर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिसको हम घेरे हैं वो वाला आंसर होगा, क्योंकि टिक करके लगता होगा आप लोग को कि सब इसमें ए भी सही है, बी भी सही है। ऐसा नहीं है, हम टिक लगा के ऑप्शन आपको बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट, क्वेश्चन नंबर 18वां आपका बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, या फिर 1870 में, या 1871 में? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी। ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है सेडान युद्ध कब हुआ था? तो
चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर कि सेडान युद्ध कब हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन का, क्या 1871 में हुआ था, 1870 में हुआ था, 1848 में हुआ था, या फिर 1815 में हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1870 में हुआ था। किस में हुआ था? 1870 में। इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी के, क्या लिखा हुआ 20 नंबर क्वेश्चन में, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो देखिए, तो क्या मेजनी था, या फिर गेरिबाल्टी था, या लेनिन था, या बिस्मार्क था। कौन था 20 नंबर का क्वेश्चन? तो इसमें दोस्तों बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही, यानी कि बिस्मार्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। क्या 21 नंबर क्वेश्चन? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, या फिर पेरिस की संधि हुई थी, या वियना कांग्रेस हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन को सही हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की। 1 मिनट, पेन टूल, चलिए क्या हो जाएगा? को इसका सही हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए आगे बढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 1 मिनट रुक जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके लिए कौन उत्तरदायी था। काउंट काबूर था, ऑप्शन क है काउंट काबूर, ऑप्शन ख है बिस्मार्क, या फिर गेरिबाल्टी, या मेजनी। कौन था आप लोग बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका हो जाएगा ख, यानी कि बिस्मार्क। कौन था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 23 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। क्या तुर्की को कहा जाता है, या फिर इटली को कहा जाता है, या फिर इंग्लैंड को कहा जाता है, या फ्रांस को कहा जाता है। बताइएगा अब यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन क सही हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो किस देश का रहा? क्या जर्मनी का? ऑप्शन क है जर्मनी का, ख है यूनान का, ग है तुर्की का, और घ है इंग्लैंड का। तो किसका रहा दोस्तों? बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का। तो यूनान का। किसका रहा? प्रेरणा स्रोत रहा तो यूनान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यूरोपीय सभ्यता, यूरोपीय, एक सेकेंड, हाँ, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, इटली को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, स्पेन को कहा जाता है, या फिर यूनान को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और अभी हम लोग को 25 क्वेश्चन और सॉल्व करना है। तब फिर ये फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका आपको इससे बाहर कहीं नहीं एग्जाम में जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप धैर्य बना के बस इस वीडियो को पूरा आप लोग वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन जो हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट था, लुई 18वां था, या फिर चार्ल्स 10वां था, या मेटरनिक था। कौन था? तो ये मेटरनिक हो जाएगा, घ हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक का जो व्यवस्था था उसका उद्देश्य क्या था, उस चीज़ को देखते हैं। देखिए ऑप्शन क में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन क में दिया हुआ गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना, या फिर प्रजातंत्र की स्थापना, या फिर आपका हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, या फिर नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो बताइए कौन आंसर होगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका होगा ऑप्शन ग, यानी कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक कौन था।
ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, तो इसे ऑप्शन क हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था, तो वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख रहे हैं आप लोग। किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है। तो ये जो बात था ये किसने कहा था, क्या नेपोलियन ने कहा था या फिर हिटलर ने कहा था, गेरिबाल्डी ने कहा था या मेटरनिक ने कहा था, बताइए आप लोग क्या किसने कहा था। तो ये कहा था आपका मेटरनिक ने। कौन कहा था, मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी मेटरनिक साहब ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग को 20 क्वेश्चन और करना है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इससे बाहर एग्जाम में आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम कोशिश किए हर एक क्वेश्चन को उठाने का इस चैप्टर से। ठीक है, तो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। 30 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, क्या 3 थे या फिर 5 थे, 7 थे या 4 थे, बताइए कितने थे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर रोमानिवाद क्या था। रोमानिवाद क्या था, देखिए बीच से क्वेश्चन, यानी वो बोलते हैं ना वन लाइनर क्वेश्चन जो बीच से उठाता है एग्जाम में, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या रोमानिवाद क्या था, रोमानिवाद क्या था। ऑप्शन क में लिखा गया है, ऑप्शन क में है एक राजनीतिक आंदोलन था, और ऑप्शन ख में है एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक आंदोलन था, या फिर एक धार्मिक आंदोलन था। तो बताइए 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर का आंसर हो जाए एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये कौन सा आंदोलन था, ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मारियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। फ्रांस का, जर्मनी का, रूस का, इटली का, बताइएगा किसका होगा। ये हो जाएगा फ्रांस का। ऑप्शन को क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा फ्रांस का। 1 मिनट रुक जाइए, काम नहीं कर रहा है टूल, मैं एक बार ले लेता हूँ। चलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। क्या हो गया, नहीं ले रहा है। चलिए फ्रांस, कौन नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद का जो अवधारणा हुआ था उसका जन्म किस घटना से, न पुनर्जागरण से, या फिर धर्म सुधार आंदोलन से, या गौरव पूर्ण क्रांति से, या फिर फ्रांस की क्रांति से। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण से। क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण से। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पुनर्जागरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ चलिए। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में। कब हुआ था, 1707 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो क्या नेपोलियन को कहा जाता है, मेजनी को, काबूर को, या गेरिबाल्डी को। ये कहा जाता है मेजनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ 36 नंबर देख पा रहे होंगे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए हर एक लगभग बच्चा का जुबान पे ये क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन इसका आंसर कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्या लाल सेना से था, कार्बोनरी से था, डाइट से था, या फिर फिलिक हेटाइडिया से था। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध, एक सेकेंड, कार्बोनरी से था। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने
अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। किसने ये बना दी थी? काउंट काबूर या फिर गेरिबाल्टी, काउंट काबूर या फिर गेरिबाल्टी। और ऑप्शन 2 उधर है, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा काउंट काबूर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा काउंट काबूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आप इधर देखते हैं हम, ये रहा आपका 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? फटाफट आप लोग इसको 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का जो संस्थापक था वो कौन था? फटाफट आप लोग बताइए। ये था मेजनी। कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड कहाँ भाग रहे हैं आप? चलिए 39 नंबर क्वेश्चन था। तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। कौन? काबूर ने किया था, मेजनी ने किया था, बिस्मार्क ने? तो इसका किया था गेरिबाल्टी। ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। बस 10 ही क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला, बस इतना तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बल्ले बल्ले है इस चैप्टर में आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काबूर कौन था? काबूर कौन था? मेजनी का राजा था या फिर इटली का प्रधानमंत्री था या इटली का राजा था या जर्मनी का मंत्री था? कौन था? क्या था बताइएगा। काबूर कौन था बताइए। 40 नंबर का क्वेश्चन। तो काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। ख क्या हो जाएगा? सही। काबूर क्या था? इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए ईस्वी है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा आप लोग। तो ये हुआ था 1810 में। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1810 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे। विलियम प्रथम कहाँ का संस्थापक था? बताइएगा आप लोग कि विलियम प्रथम कहाँ का संस्थापक था। चलिए फटाफट आप इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो ये प्रसा का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? प्रसा का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा ने की थी या फिर ऑस्ट्रेलिया ने की थी, सर्डिनिया ने की थी या फिर नेपल्स ने की थी? कौन की थी बताइएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये किया था प्रसा ने। कौन किया था? प्रसा में। ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 44 नंबर। सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सीडान का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सीडान का युद्ध क्या ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच हुआ था या प्रसा डेनमार्क के बीच हुआ था या प्रसा और रूस के बीच हुआ था या इटली या रोम? बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 45 नंबर। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था वो किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा हिगेल। हिगेल के विचारधारा से वो क्या था? प्रभावित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन जो था वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी बताइएगा आप लोग। 46 नंबर का क्वेश्चन। ये किया था राइन संघ का। किसका किया था? ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा कि राइन संघ का स्थापना किया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ बताइएगा आप लोग कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? फटाफट बताइएगा कि जर्मनी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन। ये आपका हुआ था सीडान का युद्ध। किसका युद्ध? सीडान का युद्ध। ऑप्शन घ सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 में, 1848 में, 1871 में या 1870 में? तो ये हुआ था दोस्तों 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1871 में। एक सेकंड, 1871 में। क्या हो जाता है पेंटल को? 1871 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा, आप 50वां, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडवा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? उसमें ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन को सही हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि